वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खास तौर से कोरोना के समय जब दुनिया भर में इस आपदा को लोग झेल रहे हैं, उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है और इम्यूनिटी का सीधा वास्ता है आपकी प्लेट में आप जो खाते हैं। ऐसे में खेती किसानी में किसान जो उपजा रहे हैं, जिस तरह की फसलें हमारे देश के किसान उगा रहे हैं और जो फसलें फार्म टू फोक मॉडल की जो हम बात करते हैं, खेत से लेकर हमारी प्लेट तक, उस पर ध्यान देने की जरूरत बढ़ गई है। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ आई फॉरेस्ट के डायरेक्टर चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं कि इस वक्त लोगों के लिए क्या जरूरी है, मतलब इंजेक्शन और कैप्सूल पर ज्यादा जोर हो, या फिर हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो खाने की प्लेट जो है वो कितनी पौष्टिक है, कितनी पोषण युक्त है, आपको क्या लगता है इस समय कोरोना की इस आपदा के बीच ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है? देखिए, ईट राइट जो मूवमेंट है, अगर आप देखिएगा सही खाना खाने का, ये पिछले काफी सालों से इस पे चर्चा हो रही है कि जो हमारा जो फूड बास्केट है वो कोई 10 या 12 मेन क्रॉप या मीट और अंडे में सिमट गया है। अगर आप देखिएगा तो हम चावल खाते हैं, हम आटा खाते हैं, और आलू और टमाटर और प्याज, तो 12 से 15 फूड कमोडिटी है जिसपे कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो हम खाते हैं उस पर डिपेंडेंट हो गया है। तो इस छोटे फूड कमोडिटी के कारण हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो हमें नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए हमें फिर कैप्सूल खाने की जरूरत पड़ती है। और नई इंडस्ट्री शुरू हो गई है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जो हमें बताती है कि हमें विटामिन डी कम है या विटामिन B16 कम है, आप उसके कैप्सूल खाइए। तो ये बड़ा क्लियर लिंकेज है कि क्योंकि हमने अपने खाने के प्लेट को सीमित कर दिया है बहुत कम चीज़ों को लेके, तो हमें कैप्सूल खाने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कोरोना के समय अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है दो चीज़। एक तो फूड और इन्वायरमेंट में लिंकेज क्या है और फूड और हेल्थ में लिंकेज क्या है। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए एक हेल्दी डाइट की भी जरूरत है, और एक हेल्दी आपके अपने पर्सनल हेल्थ के लिए भी डाइट, सही डाइट की जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है ये जो लिंकेज जो है हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट और फूड का, ये लिंकेज बहुत स्ट्रांगली कोरोना के समय सामने निकल के आया। ये बताइए कि जो देश के जानकार हैं, खासतौर से फूड एक्सपर्ट्स हैं और जो खेती से जुड़े लोग हैं, सभी का ये मानना है कि हमें एग्रो इकोलॉजी पर अब ध्यान देना पड़ेगा। खाली ये कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजी नहीं रह जाएं, इनको एक्चुअली धरातल पर उतारा जाए, और यही सही टाइम है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, टोटल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें जो मौजूदा सरकारी नीतियां हैं उनमें झलक रही है? देखिए, मैं बड़ा ही खुश हुआ था अभी हाल में नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है राजीव जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि अगर इंडिया एग्रो इकोलॉजिकल मॉडल अडॉप्ट करता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं कम करेंगे, लेकिन रासायनिक जो उत्पादन हम कर रहे हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, उसको भी कम करेंगे और फार्मर का इनकम भी बढ़ाएंगे। तो मेरे अंदाज से जो उन्होंने अपनी आर्टिकल लिखी और इसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया था, वो सही अप्रोच है। अब ये देखना है कि अगर नीति आयोग जो कि सरकार की थिंक टैंक है और उनका जो हेड है, वो जो लीडर है, वो इसके बारे में सोच रहे हैं, तो सरकारी नीति कितनी बदलेगी। अभी के समय हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ पॉलिसी है, लेकिन उसके पीछे बहुत कम पैसा है। पैसा जो है वो सारा जाता है यूरिया फर्टिलाइजर पे, जबकि कोई कुछ सैकड़ों करोड़ रुपया जाता है जीरो बजट फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये तो माना जाता है कि जहां पैसा है वही पॉलिसी है। सिर्फ पॉलिसी बना के अगर पैसा आप ना डालें तो वो प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं होता। जी, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने इसको इंसेंटिवाइज भी किया है। ऐसे किसानों को उन्होंने ये प्रण लिया है कि हम 50% पेस्टिसाइड्स को कम करेंगे, 20% फर्टिलाइजर्स को कम करेंगे, और लाइफ स्टॉक के लिए जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है उसको कम करेंगे। आपको लगता है कि कुछ इसी तरह की नीति भारत में भी लाने की जरूरत है, और खाली नीति नहीं, जो कंप्लीट सप्लाई चेन है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको वॉर फुटिंग पर इस पर काम करने की जरूरत है, खास तौर से कोरोना के इस नॉक के बाद? एकदम आप सही बोल रही हैं। देखिए, पिछले कुछ साल में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बहुत चीज सुन रहे हैं,
जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे अंदाज से शायद गणतंत्र दिवस के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में उन्होंने बोला था कि हमें पेस्टिसाइड कम करने की जरूरत है और नॉन केमिकल फार्मिंग को की तरफ जाने की जरूरत है। लेकिन ये जो जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत कॉन्क्रीट पॉलिसी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं अभी के समय में। और कोरोना ये बताता है कि देखिए अब इस चीज को डिले करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से और कर्नाटक से। और कुछ क्रॉप के लिए बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, उनमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। पानी की कम है, हमारे जो सॉइल है उसका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, केमिकल कम कर रहे हैं, फार्मर की इनकम भी बढ़ रही है। तो अब जो हमारे जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उनको अब प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। और कोरोना अब ये बताता है कि देखिए जब तक आप पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है कि 50% हमारी जमीन जो है वो एग्रीकल्चर में जाती है। खाना का उत्पादन देश का 50% जमीन लेता है। तो अगर हम देश के पर्यावरण को सुधारना चाहते हैं और अपने हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर हैज टू बी द मेजर सेक्टर। हमें एग्रीकल्चर पे तो काम करने की जरूरत है, ग्रीन एग्रीकल्चर, हेल्दी एग्रीकल्चर पे काम करने की जरूरत है। एक और बात बताएं कि हाल ही में जो अध्यादेश के बाद जो 3 बड़े बदलाव लाए गए हैं खेती में सरकार द्वारा, उसमें ठेके पर खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं किसानों की के तरफ से। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इससे तो जो फसल की जो विविधीकरण है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर असर पड़ेगा, देसी बीजों पर असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं हाइब्रिड बीज और जीएमओ बीजों के लिए एक रास्ता खोला जाएगा। क्या आप समझते हैं इससे जो पूरा ये मोमेंटम है न्यूट्रिशन का, पोषण युक्त खाने का, उसको कुछ धक्का पहुंचेगा? देखिए हमारे पॉलिसी में थोड़ा फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। आई मीन टू से कि आप एक तरफ एग्रो इकोलॉजिकल और नॉन केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऑपोजिशन में नहीं हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा भी फार्मिंग हो सकता है और फार्मर की इनकम भी बढ़ सकती है और वो ग्रीन फार्मिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अभी के समय ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जनरली ये माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोनोकल्चर होगा। आप किसी कंपनी को देंगे और कंपनी ये कहेगी कि आप इस बीज को लेके ये फसल ही सिर्फ आप पैदावार करेंगे। तो एक जेन्युइन कंसर्न है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मोनोकल्चर और जीएम क्रॉप और हाई यील्ड क्रॉप को ही प्रमोट करेगा और एग्रो बायोडाइवर्सिटी और एग्रो इकोलॉजी एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करेगा। तो जो लिंकेज जो है, जो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ ये भी कहना कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, ये लाना जरूरी है। नहीं तो फिर अभी के समय जो तब जाकर कहीं विश्वास आएगा। जी, वो काम नहीं करेगा। एक और बात बताएं, इस वक्त देश में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा उदाहरण हम देख रहे हैं, टिड्डियों का जो सबसे बड़ा हमला हो रहा है, उसकी अगर बात करें तो इस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है जो कि रेड लेबल्ड हैं। हड़बड़ाहट है, देर से जागी सरकार, लापरवाही हुई, प्राथमिकता नहीं दे पाए कोरोना के समय में। आपको अब क्या लगता है कि जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, फसलों पर कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा और इसको देर से जागी सरकार, इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए किसी भी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। टिड्डियों का जो अटैक है अभी के समय वो बहुत एक्यूट, बहुत ज्यादा इमीडिएट और एक्यूट है। अगर हम इसको अभी कंट्रोल ना करें तो ये बहुत भयावह भी हो सकता है। जैसे कि फूड FAO जो कि यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कहना है कि अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो कुछ महीनों में हमें टिड्डियों को प्लेग घोषित करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोविड को पैंडेमिक घोषित किया है, हमें टिड्डियों को प्लेग की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको कंट्रोल करें। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा क्योंकि हमारे पास और कोई तकनीक है नहीं अभी के समय इन टिड्डियों को रोकने के लिए, और उसका एग्रो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन अभी के समय अगर हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो ये जरूरी है कि हम इसे अभी के समय ही दबा दें, क्योंकि अगर ये बहुत बढ़ गया तब ये बहुत भयावह हो जाएगा और इसको कंट्रोल करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो मैं इस बात को मानता हूं कि पेस्टिसाइड के यूज के कारण जी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, लेकिन अभी रिस्क असेसमेंट ये डिमांड करता है कि आप जल्दी से जल्दी टिड्डियों को कंट्रोल करें, नहीं तो एक तरह से एक भयावह प्लेग हो जाएगा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा और हमारे फूड सिक्योरिटी पे इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक ड्राफ्ट ऑर्डर निकाला है जिसमें कुछ पेस्टिसाइड्स जो घातक हैं, जो बाकी देशों में बैंड हैं मगर इंडिया में धड़ल्ले से बिक रही हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है, मोनोक्रोटोफॉस जैसे, इनको बैन करने की बात सामने आई है, ड्राफ्ट ऑर्डर सामने आया है। मगर आपको क्या लगता है कि कितनी संजीदगी से इसको लिया जा रहा है? मेरा तो ये कहना है कि पेस्टिसाइड को हमें 10 साल पहले बंद कर देना चाहिए था। मोनोक्रोटोफॉस जैसे पेस्टिसाइड मतलब दुनिया भर में इनको बहुत ही जहरीला पेस्टिसाइड मान के बहुत साल पहले बंद कर दिया गया। तो मैं खुद ये जो क्लास 1A पेस्टिसाइड हैं, जो क्लास 1 पेस्टिसाइड हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिक्लेयर करता है, उसको बैन करने की बात हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और बहुत सरकार ने बहुत सीरियसली नहीं लिया है। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का काफी इसके अगेंस्ट ऑपोजिशन है, लेकिन जिस तरह से पेस्टिसाइड से लोगों की मौत हो रही है, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से, उसका अभी हाल फिलहाल में तो डेटा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ साल का डेटा देखेंगे तो 5,000 से अधिक लोग इस देश में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से मरते हैं और मोनोक्रोटोफॉस जैसे क्लास 1A पेस्टिसाइड कल्प्रिट हैं उसके। तो मेरे अंदाज से अब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को इमीडिएटली आप उसको नोटिफाई कीजिए और इन पेस्टिसाइड को बंद कीजिए, क्योंकि इनका हेल्थ कॉस्ट बहुत जाते हैं, इनका इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत अधिक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, इस बातचीत के लिए। तो चंद्रभूषण बताते हुए कि 2-4 चीजों को बहुत सख्ती से पालन करने की जरूरत है। इस कोरोना संकट ने हमें यह सिखला दिया है कि इम्यूनिटी पर काम करना पड़ेगा और इम्यूनिटी पर काम करना है तो अपने खाने की प्लेट को पोषण युक्त न्यूट्रिशन से भरपूर रखना होगा और ऐसे में वो तमाम चीजें करनी पड़ेंगी जिससे आपकी थाली में जो खाना है उसमें कुछ भी जहरीला ना हो और उसके लिए किसान को सलाम करना होगा और उन्हीं से उनको ये भरोसा देना होगा कि अगर वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो लोग जो उपभोक्ता हैं वो उनके साथ हैं।